हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, किसी को पता है? फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन। अभी देखा है, पहले से पता है? 15 मिनट पहले देखा था। 15 मिनट पहले देखा था। क्या होता है फ्लूइड्स इन मोशन? रोशनी ने बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया, बताओ। फ्लो करते वो लोग जब। हाँ वही, वो लोग का मोशन फ्लो किसका करते मोशन? हैं। जब लिक्विड्स फ्लूइड्स फ्लो का। करते हैं तो उनको, तो उसकी स्टडी जब करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? सारा लिक्विड स्टैटिक था, रखा हुआ था, तब हम लोग प्रेशर निकाल रहे थे, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकाल रहे थे। अब क्या देखेंगे, जब फ्लूइड्स फ्लो करते हैं तो फ्लूइड फ्लो कहाँ देखा तुमने? फ्लूइड फ्लो करते देखा कहीं? रिवर। 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 और कहीं पर भी अगर फ्लूइड गिर जाए तो फ्लो, अगर उसे फ्लो और करता है। अपने अपने घर में कहाँ कहाँ देखा? कभी या फिर टीवी पे एरोप्लेन को उड़ते देखा है? या रिपब्लिक हाँ। डे पे जब एरोप्लेन उड़ते हैं तो क्या करते हैं, और क्या क्या करते हैं रिपब्लिक डे पे? वहाँ फ्लूइड मोशन देखा है? एरोप्लेन उड़ने में फ्लूइड मोशन। हम्म। वो लोग जो एरोप्लेन से धुआं छोड़ते वो हाँ क्या? वो पीछे पीछे। पीछे धुआं छोड़ते हैं, वो भी फ्लूइड है ना, अलग अलग कलर्स का। वहाँ भी फ्लूइड फ्लो होता है। गैस वो होता तो है ना गैस वो है ना लोग। भैया। अच्छा, गैस है तो फ्लो नहीं कर सकती। स्टार्टिंग में फ्लूइड का क्या बताया था मैंने तुमको? हाँ हाँ, फ्लूइड मतलब गैस फंडामेंटल्स और ही भूल गए। लिक्विड दोनों था ये। जो फ्लो करेगी वो फ्लूइड है। फ्लूइड्स मतलब गैस और लिक्विड्स है, ये चीज मत भूलना कभी। फ्लूइड से हमेशा लिक्विड ही दिमाग में आता है, बट फिजिक्स में फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तो जब भी कोई गैस भी देखते हो मूव फ्लो करते हुए, वो भी फ्लूइड्स इन मोशन है। तो जितनी प्रॉपर्टीज हमने अभी सारी फ्लूइड्स के लिए बोली है, वो सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं हो, गैस के लिए भी। तभी एटमॉस्फेयर भैया आवाज नहीं आ रही है। प्रेशर निकाला लिक्विड्स का, वो गैसेस के लिए भी उतना ही इक्विवेलेंट है, उतना ही वैलिड है वो। तो फ्लूइड्स इन मोशन देखते हैं। तो अभी तक हमने जो भी फ्लूइड्स इन रेस्ट के जो देखा था, उसको हम लोग बोलते हैं, किसी को याद है क्या बोलते हैं? उसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और जो हम लोग फ्लूइड्स इन मोशन पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो अभी तक हमने हाइड्रोस्टैटिक्स देखा था, अब हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स देखेंगे। तो तुम्हारी बुक में डायग्राम है फिगर 2.26, मैं उसको और बना देता हूँ। समझ लो कोई पाइप है, उसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है, और ये पाइप नहीं है, ये सिर्फ फ्लूइड है। पाइप कितना बड़ा भी हो सकता है, ऐसा समझ लो। इतना बड़ा पाइप है, उसके अंदर मैंने एक ये सेक्शन लिया है फ्लो का। तो ये सारी जो लाइंस हैं ये दिखा रही हैं कि वाटर फ्लो कर रहा है इनसाइड द पाइप, और उसका मैंने एक सेक्शन ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये लाइंस क्या दिखा रही हैं? फ्लो ऑफ फ्लूइड। डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। फ्लो ऑफ फ्लूइड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, और उसका पाथ दिखा रही है। कैसे कोई एक पार्टिकल अगर है, कोई एक पार्टिकल है तो वो कैसे फ्लो करेगा उस लिक्विड के अंदर। ठीक है, समझ लो इसको मॉलिक्यूल है जो भी है, तो उसका पाथ दिखा रही है फ्लो लाइंस। अगर ये आ, हम लोग इसको मानते हैं अगर आइडियल फ्लूइड हो। एक रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में बहुत डिफरेंसेस होती हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ
आइडियल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिंपल है इसको एक्सप्लेन करना। एक बार हम लोग आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं रियल फ्लूइड, बट अभी हम लोग सिर्फ आइडियल फ्लूइड को देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने आइडियल लिक्विड, हमने आइडियल और कहाँ देखा था, आइडियल और रियल में डिफरेंसेस देखे थे ना। चलो छोड़ो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी आइडियल फ्लूइड जब फ्लो करता है तो ये इसकी फ्लो लाइंस बोलते हैं इसको। ये जो है ये हमारी फ्लो लाइंस है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल जो फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है। और स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रीम लाइन। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट ये बेसिकली बताता है कि कोई भी एक कर्व हो जिसका टेंजेंट ये फ्लो लाइंस हो। स्ट्रीमलाइन एक कर्व है जिसका सारे जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पे वो फ्लो लाइंस के पैरेलल होगा या उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी इतना यूजफुल नहीं है, बट हम लोग 2 टाइप के फ्लोज पढ़ेंगे तब काम आएगा। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा मेरा सेटअप है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ट्यूब। मेरी फ्लो ट्यूब है। कोई भी मैंने सेक्शन ले लिया, इमेजिनरी सेक्शन फ्लूइड का, फ्लो का, और उसको एक इमेजिनरी वॉल बना दी उसकी। तो इसकी इमेजिनरी वॉल ये है, ये जो आउटर पोर्शन है ये इसकी इमेजिनरी वॉल है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा सेटअप को हमने फ्लो ट्यूब बोलेंगे। अब 2 टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है स्ट्रीम लाइन या लैमिनार, और एक होता है टर्बुलेंट। ठीक है, क्या डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो? जैसे नाम से समझ में आता है, एक तरह का स्टडी फ्लो होता है जिसमें अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ, समझ लो इस पूरे सेक्शन में मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसका वेलोसिटी अगर va है समझ लो, तो t इज इक्वल टू 5, तो समझ लो बहुत सारे यहीं से पार्टिकल्स बहुत सारे मूव कर चुके हैं, बट इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसे सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट में ले लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट, कितने भी टाइम पे देखूँ मैं, हमेशा वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और हमेशा ये जो लेयर्स हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, अलग अलग लेयर्स बन रही हैं ये, तो इनका ये स्मूथली फ्लो करती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे तो ये नॉर्मली हम लोग दिखाते हैं रिवर जब बहुत जब ज़्यादा पत्थर या बहुत बीच में उसके ऑब्स्टिकल्स नहीं होते तब वो रिवर स्मूथ फ्लो करती है। जैसे तुम लोग कहाँ गए हो, तुमने कौन सी रिवर देखी है? गंगा। कहाँ देखी है गंगा? बिहार में। बिहार में देखी, तो बिहार में कैसे फ्लो करती है गंगा, कहाँ पे? स्मूथली? स्मूथली करती थी, कैसे करती है पता नहीं भैया। पता नहीं भैया, कैसे फ्लो कर रही थी? जो बहुत सारे बीच में पत्थर थे या स्मूथली फ्लो कर रही थी? जैसे नहीं, बहुत सारे पत्थर थे, स्मूथली जा रही थी, स्लो स्लो। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में ऐसे मूव करती है। ये मैंने वो ले लिया, तो बीच बीच में पत्थर आएंगे तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे समझ लो एक बीच में पत्थर रखा हुआ है रिवर के बीच में, तो क्या होगा उसके अराउंड फ्लो करेगा। हाजी अली? हाँ, हाजी अली कहाँ? ये भैया है ना मुंबई वहाँ में? पे, नाम नहीं पता आपको।
मुंबई में हाँ वहाँ हाजी पे अली। बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है वहाँ पे। बहुत हाँ सारे वहाँ पत्थर पे, है। वहाँ बहुत सारे पत्थर हैं। तो या फिर बीच के आसपास जब देखोगे, जब पत्थर पथरीला होता है तो पानी ऐसा फ्लो करता है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम नहीं होती, स्मूथ नहीं होता, तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं कि हर टाइम के साथ साथ हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये सिर्फ पत्थरों या ऑब्स्टेकल्स की वजह से नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है जब ये स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी ये फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमारे क्राइटेरिया होता है। फिजिक्स में हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो को, बट नॉर्मली अगर आइडिया चाहिए तो जब कोई शांत रिवर हो, वो फ्लो कर रही हो, तो हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो का एग्जांपल बोल सकते हैं। और जब कोई पथरीला रास्ते से रिवर जा रही हो, या फिर जैसे तुम एयरप्लेन से जब वो रिपब्लिक डे पे देखते हो ना, प्लेन से उड़ के वो निकलता है, जब भी गोल गोल घूम रही है, कुछ हो रही है, तब भी वो टर्बुलेंट फ्लो की तरह हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत करंट्स चलते रहते हैं इधर उधर, स्मूथ नहीं होता एटमॉस्फेयर इतना। और जैसे ही एयरप्लेन उसके बीच से जाता है तो वो डिस्टर्ब कर देता है, तो वो भी एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। या फिर अगर तुम्हारा टैप वाटर है, अगर वो बहुत तेज चल रहा है तो उसकी स्पीड फुल कर देते हो ना, कभी गलती से हो जाता है, तो वो भी एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो है। तो हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को टेबल 2.3 पे देखो, 4 डिफरेंसेस मेंशन है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ज्योति पढ़ो। Streamlined flow, the smooth flow of a fluid with velocity smaller than certain critical velocity. Limiting value of velocity is called streamlined flow or laminar flow of a fluid. Turbulent, और turbulent flow, the irregular and unsteady flow of a fluid when its velocity increases beyond critical velocity is called turbulent flow. तो क्या होता है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है कोई भी लिक्विड के लिए, अगर उस वेलोसिटी से ज़्यादा वो स्पीड से फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। वो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे वो क्या होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, बट मेन क्राइटेरिया ये होता है कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, और उससे कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए और भी कंडीशंस वैलिड रहेंगी, बट अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो गया तो वो पक्का टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ो रोशनी। In a streamlined flow, velocity of a fluid at a given point is always constant. Or turbulent flow. In a turbulent flow, the velocity of a fluid at any point does not remain constant. तो वेलोसिटी हमेशा एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है और टर्बुलेंट फ्लो में चेंज होती रहती है। थर्ड पॉइंट पढ़ो दीपक। So, two streamlines can never intersect, that is, they are always parallel. In a turbulent flow, at some point, the fluid may have rotational motion, which gives rise to eddies. तो हम लोग कुछ एडी करंट्स पढ़ा है तुम लोगों ने, करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में कहीं नहीं पढ़ा, चलो शायद बाद में पढ़ोगे। बट एडी करंट की तरह एक एडी फ्लो भी होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे एक, कभी ऐसे देखा पत्थर के आसपास ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है पानी, तो कुछ कुछ वो एडी फ्लोज बोलते हैं उनको। तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें क्या होता है, रोटेशनल मोशन चालू हो जाता है फ्लूइड्स का। वो रिपल जो बनता है, रिपल कौन सा? रिपल ही बोलते हैं ना। जब पत्थर फेंकते तो फिर पूरा सर्कल सेट हो जाता है। हाँ, ऐसे एक रिपल नहीं बोलते उसको, एक तरह का फनल बोलते हैं, या फनल जैसा बन जाता है। या जैसे हरिकेन की आई देखी है कभी, तूफान को ऊपर से अगर देखोगे तो कैसा लगता है, हाँ हाँ। तो ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं एक पॉइंट कह रहा हूँ। तो वैसे ही पानी में भी होता है, कभी अगर बीच में कुछ पत्थर रख दूं या कुछ करूं तो ऐसे बीच बीच में ऐसा बनता है कि वो गोल गोल घूमने लग जाता है, एक पॉइंट कह रहा हूँ, तो उसको हम लोग एडीज बोलते हैं।
ठीक है, 4th पॉइंट पढ़ो रजनी। Streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into a number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of uniform sectional area, all the streamlines will be parallel to the axis to the tube of the tube. Of turbulent flow, a flow tube loses its order and particles move in random directions. तो हमेशा जब भी कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो हम उसको लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा ऐसा फ्लो चल रहा है तो ये मेरा डिफरेंट लेयर्स हैं जो पैरेलली मूव कर रहे हैं टू द डिफरेंट लेयर्स, सब एक दूसरे के वो पैरेलल रहेंगे और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, ये अगर इसका एक्सिस है, ये अगर इसका एक्सिस है तो इसके पैरेलल रहेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस होती हैं स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, जिसको डिफाइन करके हम लोग स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब देखेंगे क्या है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, और एक हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग नाम दिया है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो एक ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स करके बंदा था, इसने ये कांस्टेंट डिफाइन किया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था और एक कांस्टेंट डिफाइन किया रेनॉल्ड्स नंबर। उसके हिसाब से हमारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है vc वो इक्वल होती है rn इंटू ईटा अपॉन रो इंटू डी। तो इसमें क्या क्या है, vc जो है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है, rn है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पता है क्या होता है? हाँ भैया, वो क्या होता है? लिक्विड का इंटरनल फ्रिक्शन। लिक्विड का इंटरनल फ्रिक्शन। अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना है तो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ लिक्विड बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। तो हमने जो डिफाइन किया था कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और यहाँ पे ये है हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, अब ये रेनॉल्ड्स नंबर, अगर यहाँ इसी फॉर्मूला से हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर लिखना है तो हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू वी सी फ्लो डी अपॉन ईटा। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ये सिर्फ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर, इसकी ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ठीक है, बट उसने जो साइंटिस्ट था उसने ये फाइंड आउट किया कि अगर आर एन जो है वो लेस देन 1000 है तो फ्लूइड क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। और ये आर एन अगर ग्रेटर देन 2000 है तो मेरा क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। जब आर एन हमारा लेस देन 2000 है और ग्रेटर देन 1000 है तब क्या होगा, तब इन दोनों के बीच में लाएगा तो उसको हम लोग अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो वो ट्रांजिशन कर रहा है बिटवीन फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट के बीच में। तो एग्जैक्टली स्ट्रीमलाइन भी नहीं है, एग्जैक्टली टर्बुलेंट भी नहीं है, बट अनस्टेडी है, स्टेडी फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोडायनामिक्स में, क्योंकि ये बेसिकली डिफरेंशिएट करता है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो को, और ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि अगर हमें वेलोसिटी पता है
हमें वेलोसिटी पता है, डेंसिटी पता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हैं और हम लोग बता सकते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है कि कोई बीच में अनस्टेडी फ्लो है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेनॉल्ड्स नंबर का। अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कैसे अनस्टेडी, क्योंकि हमने जैसे स्टेडी फ्लो बोला था ना या स्मूथ फ्लो बोला था जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, तो वो नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो स्ट्रीमलाइन फ्लो की हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी वो सारी वैलिड नहीं रहेंगी। बट वो एग्जैक्टली टर्बुलेंट फ्लो भी नहीं है कि हम लोग जो टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं कि मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है स्ट्रीमलाइन की फॉलो कर रहा हो और कुछ प्रॉपर्टीज टर्बुलेंट फ्लो की फॉलो कर रहा हो, बट एग्जैक्टली किसी एक बॉक्स में लाई नहीं करते। तो वो सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रीमलाइन फ्लो की भी नहीं फॉलो कर रहा, सारी प्रॉपर्टीज टर्बुलेंट फ्लो की भी नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, तो एकदम हार्ड डिवीजन नहीं है इनके बीच में। जब फ्लूइड्स हो सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो करते करते जब टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जा रहे हो तो उसका बीच का फेज है, धीरे धीरे अगर वेलोसिटी बढ़ती जाए तो। ठीक है, हाँ अब कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या था, जो तुम लोग ने बोला कि जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है या जो दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है कोई भी फ्लूइड में, समझ लो ये हमारा फ्लूइड है, ये इसके डिफरेंट लेयर्स। नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि ये जो हमारा है, ये जो बॉक्स है ये नॉन मूविंग है, ये मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, है ना। अगर समझ लो ये कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमारा वो मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो पाइप का डायमीटर है वो तो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रहा, वो सॉलिड है ना। बट क्या है, हमारा फ्लूइड जो है अंदर वो सिर्फ मूव कर रहा है। बट क्या होता है, क्योंकि ये डिफरेंट, समझ लो ये 5 लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, वैसे तो लेयर्स बहुत होगी, डिपेंड करता है इसके एरिया और साइज पे, बट यहाँ मैंने 5 लेयर्स मान लिए फ्लूइड की। तो क्या हो रहा है कि जब सबसे बीच वाला लेयर होगी फ्लूइड की उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, वो नॉर्मल जो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी। बट जैसे जैसे वो पाइप की तरफ जाएंगे हम लोग, लेयर्स की वेलोसिटी कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, और यहाँ पे जो एकदम क्लोज होगी उसकी तो सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड के साथ फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो होता जाएगा। तो वो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से भी स्लो नहीं हो रहा, वो अपने सॉलिड के साथ जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से स्लो हो रहा है। बट जो बाकी लेयर्स हैं, इसके ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली की लेयर की वजह से स्लो हो रही है, उसके ऊपर वाली उसके फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो रही है, उसके ऊपर वाली उसके फ्रिक्शन से स्लो हो रही है। तो ऐसे ही क्या होता जाता है, जैसे जैसे हम लोग पाइप से दूर जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है वो उसको रोकते जा रहा है। तो जो सेंटर होगी उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जितना हम लोग पाइप की तरफ जाएंगे उनकी वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, ये जो फ्लो लाइंस हैं जो हमारी, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इवन जो जो लास्ट लेयर और सॉलिड के बीच में भी जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको भी हम लोग विस्कोसिटी ही बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटीज होती हैं। कोई हाई विस्कोसिटी फ्लूइड पता है तुम्हें? डेली यूज में कभी देखा हो? ऑयल। ऑयल? हाँ ऑयल की विस्कोसिटी कौन सा ऑयल? घर वाला कुकिंग ऑयल? हाँ कोई भी। कोई भी ऑयल की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, बट हाँ थोड़ी ज्यादा, पानी से ज्यादा होती है। चलो, और कोई हाई विस्कोसिटी फ्लूइड देखा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तुम घर में यूज करती हो? नहीं मतलब बोल रही हूँ। हनी। मर्क्यूरी के कितना देखा तुमने? मर्क्यूरी को फ्लो करते देखा है? नहीं फ्लो करते नहीं देखा, बट तो कैसे पता विस्कोसिटी ज्यादा है? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उससे विस्कोसिटी का क्या रिलेशन?
भैया हनी? हनी, ये तुमने बुक देखा क्या? नहीं, मेरे को नहीं, तो हनी की भैया विस्कोसिटी डेंसिटी और विस्कोसिटी। हमने क्या देखा था फॉर्मूला में? ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी अलग है प्रॉपर्टीज, है ना? किसी का हो सकता है डेंसिटी बहुत हाई हो लेकिन वो आराम से फ्लो कर रहा हो, उसकी विस्कोसिटी काफी कम, या हाँ, फिर जैसे वाटर। जैसे वाटर की डेंसिटी काफी हाई है 1000 kg पर मीटर क्यूब, बट उसकी विस्कोसिटी काफी कम है ना? हाँ तो वैसे ही लेकिन क्योंकि वो क्या है, इजीली फ्लो करता है। बट अगर तुम हनी अपने बॉटल से निकालोगे तो क्या देखते हो? हाँ, उन्हें बहुत स्लोली निकलेंगे। फ्लो करता है, बहुत स्लोली फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरनल की लेयर की फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, और उसका फ्रिक्शन विथ द सॉलिड्स वो भी काफी ज्यादा है। तो वो जो फ्रिक्शन है जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं वो हाई है, इसलिए वो फ्लो नहीं कर पाता फास्ट, है ना? तो हाँ हनी हाँ की लेकिन डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती, पानी से ज्यादा होती है बट इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, बट उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। तो कोई भी थिक स्टिकी लिक्विड्स होते हैं, जैसे टार होता है, अगर टार कभी देखा हो हाँ, तो ब्लैक उसकी ब्लैक। भी ब्लैक ब्लैक, तो उसकी भी वो फ्लो बहुत स्लो करता है, उसकी भी विस्कोसिटी काफी हाई होती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा ये हमें विस्कस फ्लो दिखेगा। इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं विस्कस फ्लो। ठीक है, अब अगर हमें देखना है कि नॉन विस्कस फ्लो, समझ लो ऐसी कोई नॉन, ये समझ लो इसके अंदर से नॉन विस्कस फ्लो हो रहा है कोई फ्लूइड, तो उसका कैसा दिखेगी हमें वेलोसिटी? अगर सेंट्रल लाइन की ये है इतनी वेलोसिटी और ये एरो डिफाइन कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो बाकी लेयर्स का कितना होगा अगर नॉन विस्कस फ्लो हो रहा है? सेम। उतना ही होगा, सेम होगा, सारी लेयर्स की सेम वेलोसिटी होगी अगर विस्कोसिटी जीरो कर दी अगर मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पाइप के कितना पास है। ठीक है, तो एक एग्जांपल होता है ऐसे नॉन विस्कस फ्लूइड का, हीलियम एट 2K या 2000 2 डिग्री केल्विन। ठीक है, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे। तो ये नॉर्मली हमें नॉन विस्कस फ्लूइड्स नहीं मिलते हैं, जितने भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे वो मोस्टली विस्कोसिटी होती है, बट बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे हम लोग उसको, जैसे हीलियम है 2K पे, वो नॉन विस्कोस बन जाता है। ऐसी तुमने कभी देखा हो कोई रिवर बैंक है, क्या होता है कोई, ये मेरा समझ लो रिवर बैंक है, यहाँ बीच में मेरी गंगा बह रही है, तो क्या होता है यहाँ की वेलोसिटी और ये सेंटर की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा? बीच वाला थोड़ा ज्यादा होगा, बीच वाला थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों? बिकॉज उस पे वॉल का वो नहीं लग रहा। फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो जैसे फ्रिक्शन, हाँ बैंक्स होते हैं फ्रिक्शन। या वॉल हो या फिर कोई भी नॉर्मल जो हमारी अर्थ होती है, तो उसका भी फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन जितना हम लोग उतना दूर जाते जाएंगे बैंक से उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो इसलिए हमेशा सेंटर ऑफ द रिवर में सबसे ज़्यादा तेज बहता है पानी, और साइड में जाते जाते काम हो जाता है या फिर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये विस्कोसिटी प्ले कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, विस्कोसिटी हो रही है, उसकी वजह से ये फिनोमेनन दिखता है। और इनके बीच में जो विस्कोसिटी होती है या डिफरेंट फोर्सेस होती है लेयर के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड, उनके बीच में ड्रैगिंग फोर्स लगती है, क्योंकि एक जो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो बीच वाला पार्टिकल्स हैं ये बाकी सबको ड्रैग कर रहा है, और ये वाले इसको जो बैंक्स हैं उसको रो कर रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं पीछे की तरफ या स्टिल रखने की तरफ, और बीच वाला फ्लो है उसको वो आगे बढ़ा रहा है। तो इन दोनों के मिक्सचर की वजह से इनमें थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, बट सेंट्रल वाले जितना स्पीड नहीं आ पा रही, जो सेंट्रल लाइन या सेंट्रल फ्लो लाइन का
वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो ड्रैगिंग फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं विस्कस ड्रैग। भैया ड्रैगिंग फोर्स किससे लग रहा है? ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है इससे, एक तो बैंक से लग रहा है जो इसको पीछे ड्रैग कर रहा है, ये आगे फ्लो करने की कोशिश कर रहा है बट इसको रोक रहा है फ्लो करने से, है ना। अगर मैंने समझ लो एक हाथ पे किसी चीज को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ पैरेलली, हाथ पे कोई रबर रख लिया है, पेंसिल रख लिया और उसको मैं दबा रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरे हाथ का फ्रिक्शन उसको रोकेगा मूव करने से, और मैं उसको आगे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसको आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और जो मेरा हाथ है उसको जो पीछे की तरफ रोक रहा है तो वो ड्रैग कर रहा है उसको पीछे, जबकि मैं उसको आगे मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, जो एडहेसिव व कोहेसिव फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से होता है। ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर का और ये वाली लेयर के बीच में मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, तो अगर ये स्लो जाएगा तो इसको ये तेज जाने से रोकेगा, तो इस जो कोहिजन होगा इन दोनों के बीच में वो उसमें ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा। और इसमें, और ये जो हमारा सॉलिड बैंक्स है या वॉल्स हैं, ये समझ लो पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो उन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स होगी, तो उस इंटरमोलिकुलर एडहेसिव फोर्स की वजह से उसको रोकेगा, ठीक है ना। तो अब इस विस्कोसिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। न्यूटन ने देखो बहुत जगह काम किया है, सिर्फ लॉज ऑफ मोशन पे काम नहीं किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, ये कहता है कि जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है कोई भी एक लेयर से दूसरी लेयर पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, कितना एरिया उन दोनों लेयर्स के बीच में, और इनटू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, समझ लो हमारा एक, ये मेरा पाइप का एक एंड है, ठीक है, ये हमारी एक स्टेशनरी लेयर है, ये फिक्स्ड है, इसके ऊपर क्या है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। समझ लो नेक्स्ट वाला फ्लूइड इतनी वेलोसिटी से नेक्स्ट लेयर से इससे और थोड़ा तेज, नेक्स्ट लेयर थोड़ा और तेज, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैंने मान लिया कोई एक इस लेयर की वेलोसिटी v है, ठीक है, और नेक्स्ट वाली वेलोसिटी की उसकी लेयर क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैं इसको लिख देता हूँ v प्लस डी वी, स्मॉल चेंज, डी वी मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और इसके नीचे वाली क्या होगी, v माइनस डी वी मान लिया मैं, थोड़ी सी कम, ठीक है। अब मैंने क्या मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है, इस लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर या फ्रॉम द पाइप या जो भी हमारा फिक्स्ड बाउंड्री है उस फ्लो की, या उस लिक्विड या सॉलिड की जो भी फ्लूइड है उसके फ्लो की जो बाउंड्री है, उससे उसका डिस्टेंस लेयर का मैंने मान लिया वो डिस्टेंस x है। अब ये जो पास वाली लेयर है उसका मैंने मान लिया x माइनस डी एक्स, और जो दूर वाली लेयर है उसका मैंने डिस्टेंस मान लिया x प्लस डी एक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखूं कि वेलोसिटी डिस्टेंस के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, तो क्या हो जाएगी, मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे दो लेयर के बीच में चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, v प्लस डी वी लेयर और v लेयर में देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी v प्लस डी वी है माइनस v, ये मेरी चेंज इन वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो ये है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोलते हैं,
कैसे, कितनी रेट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हर फ्लूइड का डिपेंड करेगा उसकी विस्कोसिटी पे, उसकी वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो सबके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया कि ये जो फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, कोई भी दो लेयर्स के बीच में, वो प्रोपोर्शनल है उनके बीच में एरिया की, ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, इसका एरिया इनटू उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को अगर तुम मेजर कर सकते हो और लेयर को मेजर कर सकते हो, लेयर के टोटल एरिया को, तो तुम्हें फोर्स पता चल जाएगी। और अब अगर तुम्हें ये फोर्स पता चल जाए तो ये, क्योंकि ये सिर्फ प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मैं डालता हूँ ईटा, ए टी वी बाय डी एक्स। तो अब यहाँ पे जो ईटा आता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कि हमने तो बताया कि फोर्स प्रोपोर्शनल है ए और डी वी बाई डी एक्स की, बट जो ये कांस्टेंट बता रहा है, ये कांस्टेंट हमारा होता है क्या, कांस्टेंट क्या बोल अभी देखा था, क्या है ये कांस्टेंट? रेनॉल्ड्स नंबर। नहीं, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रेनॉल्ड्स तो बाद में आया ना, न्यूटन ने तो पहले ही बता दिया था ये लॉ। न्यूटन ने जब ये लॉ बताया तो उसने कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन किया। ठीक है, और एरिया हमेशा याद रखना दो लेयर्स के बीच में, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं। अगर दो लेयर्स ट्रैवल कर रही है एक के ऊपर एक, इनके बीच में जो एरिया रहेगा, जिन पे समझ लो अगर ये मेरा पाइप है, ये मेरा पाइप है, तो टोटल एरिया जो इनके बीच में, ये अपर लेयर और लोअर लेयर के बीच में डिपेंड करता है कि पाइप कितना बड़ा है। तो ये टोटल एरिया जितना कवर कर रहा है, ये उतना लेयर का पूरा लेयर हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा। इन दोनों लेयर्स के बीच में जितना एरिया है, ठीक है, ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर ऐसे डेफिनेशन में कोई पूछे तो वो हो जाएगा डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स। ये नीटा को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, इज द विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाला पार्ट? हाँ भैया, नहीं भैया, नहीं समझ में आया किसी को? नहीं आया समझ में तो भी बोल सकते हो। इतना नहीं समझा। वेलोसिटी ग्रेडियंट थोड़ा नहीं समझ, वेलोसिटी ग्रेडियंट बस ये बता रहे कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है अगर मैं कितना डिस्टेंस दूर जाऊंगा। अगर मतलब मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता है va है और इसकी वेलोसिटी समझ लो vc है, और मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है, तो अगर मुझे फाइंड करना है कि कितनी डिफरेंस है वेलोसिटी, इनका डिस्टेंस समझ लो x ac है, तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो अगर मुझे dv बाई dx पता है, जैसे dv बाई dt क्या होता है, Change in velocity with respect to time. एक्सीलरेशन। टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो dv बाई dt बताता है कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी। dv बाई dx क्या बता रहा है कि x डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर के साथ कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो vc माइनस va अपॉन x ac, ये हो जाएगा मेरा dv बाई dx।
या डेल वी बाई डेल एक्स कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो अगर मुझे कोई दो, या तो अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस पता है लेयर्स के बीच में, तो मैं उनके बीच का डिफरेंस निकाल सकता हूँ। BC माइनस बी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू उन दोनों लेयर्स के बीच का डिफरेंस, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर इतनी थिकनेस है इसकी, समझ लो इतनी थिकनेस है इसकी, तो और मुझे उसका पता है सेंटर कुछ, अगर ये सेंटर है और ये कुछ, या फिर ये वाला सेंटर, ये वाला मेरा सेंटर है, तो इसका अगर डिस्टेंस मुझे पता है कुछ है एक्स डी मान लो फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस लेयर और इस लेयर में कितना डिफरेंस है वेलोसिटी। जो क्लोजेस्ट लेयर है और जो सेंट्रल लेयर है उसके बीच में वेलोसिटी का कितना डिफरेंस है, अगर मुझे क्या पता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता है। ठीक है, नहीं ठीक है, तो ठीक है ऐसा करना, फिर इसको पढ़ना और फिर से मुझे डाउट पूछना। तो वीक के बीच में पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस बार सबका होमवर्क है, एक छोटा सा येलो में दिया हुआ है, छोटा नहीं काफी बड़ा है बुक में, अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी, इसको सबको पढ़ना है। और फिर इस बार कौन समझाएगा, इस बार दीपक समझाएगा नेक्स्ट क्लास में, येलो वाला। येलो वाला माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ विस्कोसिटी, ओके ठीक है। और सबको पढ़ना है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो दीपक से पूछेगा डाउट, दीपक मुझसे पूछेगा डाउट और उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हाँ भैया। तो आज की क्लास में इतना ही।